Hello everyone. Once again, welcome to my class. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of mathematics. So, today we are going to start the class of relation and functions for class 12 students. Right? Okay. So, dear students, इस सीरीज में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस करेंगे और फिर जितने भी प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी से हैं एग्जाम्पलर्स के हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सो इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करें कि रिलेशन होता क्या है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है इसे समझने के लिए सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सिर्फ एक लाइन आप याद रखते हो कि रिलेशन क्या है। रिलेशन सबसेट है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बोला सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पहले ये तो समझा दो। चलिए ये सारी बातें करते हैं हम लोग। हालांकि क्लास 11 की क्लास में हमने ये डिस्कस किया हुआ है आपसे, लेकिन दोबारा से फिर से हम डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहले तो सेट क्या है। सेट क्या है हमारे पास? सेट इज नथिंग बट वेल डिफाइंड डेटा। एग्जांपल के तौर पे हमने कहा हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, राइट। फिर एक दूसरा सेट कहा कि हमारे पास एक दूसरा सेट है बी और इसके एलिमेंट्स हैं सपोज ए और बी, राइट। क्या है ये? सेट्स हैं। कहा सबसे पहले कि ए और बी जो दो सेट्स हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होगा। तो याद रखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? याद रखना पहला एलिमेंट सेट ए का होगा। तो पहला एलिमेंट सेट ए का ले लिया 1 और दूसरा एलिमेंट सेट बी का यानी ए, यानी पहला एलिमेंट बन गया 1a, दूसरा 1b, 1b, तीसरा 1b के बाद 1 नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब 2। अब क्या बनेगा? 2a, उसके बाद 2b, फिर क्या बनेगा? 3a, फिर क्या बनेगा? 3b। कितने बन गए कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए में 3 एलिमेंट्स थे और बी में 2, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट्स बने कितने बन गए? टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, 1a 1b 2a 2b 3a 3b। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सेट ऑफ पेयर ऑफ द एलिमेंट्स ए फ्रॉम बी, राइट। तो अगर कहा गया कि भाई सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं और सेट बी, सॉरी यहां पे यही लिख दिया है मैंने, सेट बी के एलिमेंट्स ये हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन गया? ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या कह रहे हैं हम लोग? रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, आर को कह रहे हैं कि आर क्या है। जैसे एग्जांपल इसमें से मान लो मैंने केवल एक एलिमेंट ले लिया 1a, दूसरा ले लिया 2a, तीसरा ले लिया 3a, कहा यह एक रिलेशन है। ध्यान से देखो आर के अंदर इस ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के ही कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है और पांचवा एलिमेंट है, राइट। यहां पे एक रूल दिया जाएगा कि उस रूल के अकॉर्डिंगली ये एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले केवल इतना याद रखना कि रिलेशन हकीकत में है क्या? सबसेट। मतलब ये तो बहुत बड़ा था ना, इसमें 6 एलिमेंट थे, इसी 6 में से कुछ एलिमेंट्स ले लिए गए हैं एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंगली। उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिलेशन कहते हैं। कहां से कहां तक रिलेशन चल रहा है? बोला सर इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इस रिलेशन को जैसे डिफाइन करना है तो कहेंगे रिलेशन है हमारे पास एक, कहां से कहां है ये रिलेशन? ए टू बी है। यानी जब हम कहेंगे रिलेशन हमारा कहां से कहां है? ए टू बी है। अगर हमारा रिलेशन ए टू बी है तो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अगर हम लोग कह दें कि नहीं हमारा रिलेशन ए टू बी नहीं है, हमारा रिलेशन बी टू ए है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन बनेगा? बी टू ए बनेगा और जो सबसेट होगा वो बी टू ए का होगा, राइट।
फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन केवल याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं, लंबा चौड़ा कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि रिलेशन हकीकत में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट मतलब छोटा वाला सेट, सबसेट मतलब छोटा वाला सेट, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलता है भाई? तो जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला एलिमेंट ए का और फिर बी सेट का एक एलिमेंट, फिर जितने भी इस तरह से पेयर बन सकते हैं पहले के साथ बना लो, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ बना लो, तीसरे एलिमेंट के साथ बना लो, ऐसे सारे बना लो, राइट। समझ में आया? चलिए, तो भाई रिलेशन को डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इफ द रिलेशन हैज बीन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया गया है तो, अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया गया है, अगर रिलेशन बी टू ए डिफाइन किया गया है तो, रिलेशन अगर बी टू ए डिफाइन किया गया है तब क्या कहोगे? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी टू ए। अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया गया है तो सबसेट ऑफ ए टू बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और अगर बी टू ए डिफाइन किया गया है तो सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। इज इट क्लियर? ध्यान रखना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर हम लोग कहें कि भाई ए क्रॉस बी, तब हमने ये वाले सारे एलिमेंट्स बनाए। अगर आपको कोई कह दे कि बी क्रॉस ए, तब क्या बनाओगे? तो पहला एलिमेंट किसका लेना होगा? बी का, यानी ए, और दूसरा ए का, फिर A2, फिर A3, और फिर अगला B1, और फिर B2, और फिर B3। ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको छोटे ब्रैकेट के अंदर रखना होता है, कॉमा से सेपरेट करके। क्लियर है? चलिए, तो फिर से अगर आपसे एक लाइन में पूछें कि व्हाट इज रिलेशन, क्या जवाब दोगे? बोला सर सबसेट होता है। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। किस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट? बोला जिसके बीच में आप रिलेशन बता रहे हो। इफ यू आर सेइंग रिलेशन ए से बी का है तो ए टू बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। अगर आप कह रहे हो कि रिलेशन बी टू ए है तो इसका मतलब बी टू ए का मतलब क्या हुआ? बी क्रॉस ए, यानी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट। ठीक है, तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो दूसरा एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है, और वो पॉइंट है कि भाई एक रिलेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। भाई दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, दो एलिमेंट्स अगर आपस में रिलेटेड है तो उनको डिनोट कैसे करेंगे? उनको डिनोट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, याद रखना, दोनों एलिमेंट्स को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। अगर हमारा सेट ए टू बी डिफाइंड है तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट, पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे फिर बी का एलिमेंट लिखेंगे, और उनको एक छोटे से ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और लिखेंगे ये साइन को पढ़ते हैं बिलोंग टू। याद रखना, इस साइन को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू। तो ए कॉमा बी ब्रैकेट के अंदर, यानी ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। यही तो कहा है कि सबसेट इज द रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया। ये बिलोंग किससे कर रहा है? आर से, रिलेशन से, राइट। तो यहां पे ए और बी दो एलिमेंट्स हैं। ए जो है सेट ए का एलिमेंट और बी जो है सेट बी का एलिमेंट है, और ये बिलोंग कर रहा है किससे? रिलेशन से। इसका मतलब कहते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं, पहले ए लिखा और फिर बड़ा सा आर, कैपिटल आर लिख दिया और फिर बाद में बी। तो अगर ए कैपिटल आर और फिर बी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे क्या पढ़ेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी। ए जो है बी से रिलेटेड है। तो जब भी सेट्स के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है तो उसको डिनोट करने का तरीका क्या है? पहला तरीका है ए कॉमा बी लिख करके ब्रैकेट के अंदर। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक सबसेट है 5 3 बिलोंग टू आर, इसका मतलब है 5 इज रिलेटेड विथ 3, 5 इज रिलेटेड विथ 3। या ऐसा लिख दिया कि 5 कैपिटल R3 बिलोंग टू आर, सॉरी बिलोंग टू लिखने की जरूरत नहीं यहां पे, 5 कैपिटल R3, इसका मतलब क्या हुआ? 5 इज रिलेटेड टू 3, राइट। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई है, कैसे डिनोट करना है समझ में आ गया है, रिलेशन क्या होता है दिमाग में घुस गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स, बहुत तरह के रिलेशंस पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहला रिलेशन आता है एम्प्टी रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। कह रहा है कि एम्प्टी रिलेशन कौन सा रिलेशन है भाई?
बोला ऐसा रिलेशन जो कि किसी के लिए भी ट्रू नहीं हो, नॉट ट्रू फॉर एनीवन। ऐसा रिलेशन जो किसी के लिए ट्रू नहीं हो, मतलब ये कि जब वो किसी के लिए ट्रू ही नहीं है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एक भी नहीं। गेटिंग मी? अगर एक रिलेशन है जो कह रहा है कि किसी के लिए ट्रू नहीं है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एक भी नहीं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसा रिलेशन हैविंग जीरो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। याद रखना, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करूं, कहूं कि आर हमारे पास एक रिलेशन है सेट ए टू बी, जहां पे ए सेट ऑफ एज और बी नेम ऑफ पर्सन। अब मान लो सेट ऑफ एज जो है उसमें मैंने लिख दिया 500 ईयर्स, 500, 700, 1000, 3 एज डाल दिया। और नेम ऑफ द पर्सन में डाल दिया ए, चलो कुछ नाम ही लिख देते हैं, राधा, कृष्ण वगैरह वगैरह। अब कहा कि बताओ भाई कि भाई क्या ये रिलेशन में कौन सा कोई एलिमेंट मिलेगा। बोला सर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी 500 राधा, 500 कृष्ण, 700 राधा, 700 कृष्ण, 1000 राधा, 1000 कृष्ण, इतने एलिमेंट्स बनेंगे इसके। तो क्या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बता दो, कोई भी एक ऐसा नेम ऑफ पर्सन है, क्या राधा का एज 500 हो सकता है? जवाब है नहीं। सर 700, बोला नहीं। 1000 ईयर, बोला नहीं सर। ह्यूमन बीइंग का एज, एवरेज एज 100 ईयर्स, 110 ईयर्स बहुत कर लो तो। कोई 500 साल का, 700 साल का, 1000 साल का इंसान देखा है क्या? बोला नहीं। तो इसका मतलब इसमें एक भी सेट नहीं बनने वाला, एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है तो उस सेट को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इफ अ रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन, डेफिनेटली इट हैज नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। राइट? चलिए ध्यान रखो, एम्प्टी रिलेशन मतलब नॉट ट्रू फॉर एनीवन, किसी के लिए भी ट्रू नहीं है। दूसरे की बात करने जा रहे हैं हम, सेकंड रिलेशन। दूसरा रिलेशन का नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है भैया यूनिवर्सल रिलेशन? अब जरा देखो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है। ट्रू फॉर ऑल, ट्रू फॉर ऑल कह रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो सबके लिए ट्रू है, सबके लिए ट्रू है, एवरी, जितने भी बनने वाले हैं सबके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखना, यहां पे मान लो हमारे पास एक सेट है, कहा सेट ए के एलिमेंट्स हैं 5 और 2, और सेट बी का एलिमेंट है मान लो 10, 20। रिलेशन कह रहा है कि देयर इज ए रिलेशन आर ए टू बी। ए टू बी एक रिलेशन है जिसमें है क्या भाई, इसके एलिमेंट्स कौन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी यानी सेट ए का एलिमेंट ए और सेट बी का एलिमेंट बी, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए, सॉरी, बी इज डिविजिबल बाय ए। जरा ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि भाई ए कॉमा बी, यानी हमारा रिलेशन ए टू बी है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी में क्या बनेगा बेटा, जरा जल्दी से बता दो। ए टू बी में क्या बनेगा,
सारे एलिमेंट्स बता दो। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या बनेगा 5,10, 5,20, 2,10, 2,20। इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट नहीं बनने वाला। देख रहे हो, सब बन गए। अब जरा सोचो, रिलेशन कह रहा है, क्या डिफाइन किया कि बी इज डिविजिबल बाई ए। बी, बी मतलब ये वाला एलिमेंट, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, और ए ये है, ए है, ए है, ए है। जरा देखो पहला वाला 5, बी इज डिविजिबल बाई ए, मतलब 10 इज डिविजिबल बाई 5, ट्रू? हाँ जी ट्रू। तो ये एलिमेंट मिलेगा हमारे रिलेशन में? सर बिल्कुल मिलेगा, 5,10। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा 5,20, 20 इज डिविजिबल बाई 5, बोला यस सर डिविजिबल बाई 5, तो ये भी मिल गया। तीसरा 10, 10 डिविजिबल बाई 2, बोला हाँ सर, तो 2,10 भी मिल गया। 20 डिविजिबल बाई 2, बोला हाँ सर, तो 2,10 भी मिल गया। तो ये रिलेशन हमारे सेट के हर एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था वो इक्वल हो गया हमारे रिलेशन के। गॉट इट? मींस इट इज ट्रू फॉर एवरीवन, इट इज ट्रू फॉर ऑल। तो जब कभी भी ट्रू फॉर ऑल हो जाए तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो ये दोनों समझ में आया आपको? यूनिवर्सल रिलेशन जो सबके लिए ट्रू हो जाए, और एम्प्टी रिलेशन जो किसी के लिए भी ट्रू ना हो। याद रहेगा? चलिए अब इन दोनों के बारे में ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली चीज लोग याद नहीं रखते। याद रखना कि भाई एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्राइवियल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्राइवियल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस कम होता है। राइट? यानी एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ना तो कोई एक भी एलिमेंट नहीं है या फिर सारे एलिमेंट्स हैं। गॉट इट? तो इसलिए इसका नाम क्या है? ट्राइवियल रिलेशन। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं याद से। पहला है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी पहला एम्प्टी रिलेशन और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन का कोई खास हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन तीसरे वाले से शुरू हो जाता है इंपॉर्टेंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, इसको समझते हैं। तो याद रखो, कह रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि इफ ए इज अ सेट एंड ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हमारे पास ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि भाई सेट ए का रिलेशन सेट ए से ही है। हमारे पास रिलेशन कैसा डिफाइन किया गया? ए टू ए। हमारे पास ए टू बी नहीं है, दो सेट अलग अलग नहीं है, हमारे पास एक ही सेट है। तो एक ही सेट पे रिलेशन खुद के ऊपर डिफाइंड है। इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? आर सच दैट ए रिलेटेड टू ए। तो भैया अगर ऐसा है तो कह रहा है कि इफ ए इज ए सेट एंड ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? बोला रिलेशन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कौन सा है? सेट ए का जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेटेड है। सेट ए का जो एलिमेंट है खुद से ही रिलेटेड है। एग्जांपल के तौर पे मान लो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सेट ए इज इक्वल टू 1 2 5, ठीक है? तो ए बिलोंग टू आर का मतलब क्या हुआ? बोला सर 1 1 बिलोंग टू आर, बोला सर 2 2 बिलोंग टू आर, बोला सर 5 5 बिलोंग टू आर। राइट? क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ अ सेट ए इज ए सेट, ए अगर एक सेट है एंड ए बिलोंग टू आर, उसका कोई भी एलिमेंट ले रहे हो तो उस एलिमेंट का उसी के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन में है, खुद का खुद से ही रिलेशन है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के हर एलिमेंट के लिए। तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। याद रखना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या याद रखना है? खुद का खुद से रिलेशन। यानी अगर सेट ए हमारा 1 to 5 है और हमारे रिलेशन में अगर एलिमेंट सपोज 1 1 है, 2 2 है, 5 5 है, और भी कुछ है, मान लो 1 5 है, 1 2 है, चलो इतने एलिमेंट्स ले लिए, ये मान लो रिलेशन में है। तो क्या इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे? बोला ऑफ कोर्स कहेंगे। जरा ध्यान से देखो क्या कहा गया है
कि भाई रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब उसका एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है खुद से रिलेटेड हो। ए बोला सर 1 1 है, 2 2 है, 5 5 है। बोला इसके अलावा भी है। बोला अलावा से हमें कोई लेना देना नहीं है, अलावा हो चाहे नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एक रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर रहा है तो सेट में कोई भी एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर रहा है तो रिलेशन के अंदर ए का होना जरूरी है, राइट। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो हमारे पास एक सेट बी है 1 2 3 और हमारे पास रिलेशन जो दिया हुआ है वो 1 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 1 3 है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? जवाब है सर 1 1 तो है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, लेकिन सर 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन 3 3 रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो याद रखना, एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए जिस सेट का रिलेशन पूछा जा रहा है उस सेट में कोई भी एलिमेंट है तो उसका खुद से रिलेशन मिलना जरूरी है। याद रहेगा? तो क्या याद रखना है? रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए आपको अपने सेट के एलिमेंट्स को देखना है, अपने सेट्स के एलिमेंट्स को देखना है। जितने भी एलिमेंट सेट में हैं, अगर उस एलिमेंट का रिलेशन खुद से ही मिल जाए तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, राइट। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते। अगला है हमारा साइमेट्रिक रिलेशन। ये साइमेट्रिक रिलेशन क्या है भैया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये रिलेशन आर इन सेट ए, फिर से एक ही सेट के ऊपर बात हो रही है। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक। एक रिलेशन आर साइमेट्रिक कहलाएगा अगर A1 A2 अगर रिलेशन में है तो A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। बोला क्या मतलब सर? बोला मिरर इमेज। अगर रिलेशन के अंदर एक रिलेशन है जिसके अंदर 1 5 है तो हर हाल में उस रिलेशन में 5 1 का होना भी जरूरी है। यानी साइमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए आपको अपने सेट के एलिमेंट्स नहीं देखने हैं। क्या देखना है? साइमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए, साइमेट्रिसिटी चेक करने के लिए आपको अपने रिलेशन के एलिमेंट्स को देखना है। रिलेशन में अगर कोई भी एलिमेंट दिख रहा है A1 A2 बिलोंग्स टू R, देन हर हाल में A2 A1 भी बिलोंग्स टू R अगर हो रहा है तब तो साइमेट्रिक है, वरना साइमेट्रिक नहीं है, राइट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, साइमेट्रिसिटी चेक करने के लिए आपको सेट देखने की जरूरत नहीं है। क्या देखना है? रिलेशन। जबकि रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए आपको क्या देखना था? रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए आपको सेट के एलिमेंट्स देखना था। एकदम दिमाग में बैठा लो कि रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है? सेट के एलिमेंट्स। जितने भी सेट में एलिमेंट है उनका खुद से रिलेशन होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। लेकिन साइमेट्रिक होने के लिए बोला सेट के एलिमेंट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है किसका एलिमेंट्स? रिलेशन के एलिमेंट्स। रिलेशन में अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट 1 5 है तो 5 1 होना जरूरी है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं और भी समझने के लिए। सपोज करो हमारे पास एक रिलेशन में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 5 2 2 1 1 3 5 5। क्या कहते हो? ये रिलेशन हमारा साइमेट्रिक है या नहीं? जरा चेक करके बताओ। देखना पहले। हमने देखा सर 1 2 है, तो 1 2 है तो क्या 2 1 अवेलेबल है? बोला हां सर 2 1 अवेलेबल है, बड़ी खुशी की बात है। 3 1 है
3 1 है हमारे पास, तो क्या 1 3 भी अवेलेबल है? बोला हाँ सर 1 3 भी अवेलेबल है। 5 2 है सर, 5 2 तो है, लेकिन इस रिलेशन में 2 5 नहीं है, 2 5 नहीं है। एक भी ऐसा एलिमेंट मिस कर जाए, यानी A1 A2, कोई भी A1 A2 ऐसा एलिमेंट जो रिलेशन में है लेकिन A2 A1 नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन साइमेट्रिक। साइमेट्रिसिटी होने के लिए, साइमेट्रिक होने के लिए हर हाल में अगर ए बी हमारे रिलेशन में है तो बी ए को भी रिलेशन में होना ही पड़ेगा, राइट? तो आई होप दैट साइमेट्रिक रिलेशन क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन में। क्या है ये ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तीनों रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि तीनों को चेक करने के बाद एक खास चीज पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में। क्या होगा अभी बात करेंगे, पहले हम ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन कि अगर हमारे पास एक रिलेशन के एलिमेंट्स में पहला ए बी मौजूद है, दूसरा बी सी मौजूद है, तो हर हाल में इस रिलेशन में ए सी का मौजूद होना जरूरी है। फिर से समझें, अगर हमारा पहला और दूसरा, पहला ये दोनों एलिमेंट को देखो, इसमें दूसरा वाला और दूसरे एलिमेंट का पहला वाला, ये दोनों अगर कॉमन हो गया तो पहला और तीसरा वाला भी एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम रिलेशन को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर कि हमारे रिलेशन के अंदर अगर कोई एलिमेंट ए बी है, बी सी है, तो हर हाल में ए सी भी होना चाहिए, राइट? सर ये एबीसी सब हैं क्या? बोला सर ए बी सी सब के सब हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और ये सब क्या है? बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट से एलिमेंट्स हैं। और हमने रिलेशन को क्या डिफाइन किया है? रिलेशन को डिफाइन किया है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आवर सेट्स, राइट? क्योंकि एक ही सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है, इसलिए जो रिलेशन बनता है ये सबसेट किसका होगा? ए क्रॉस ए का होगा। तो ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो केवल आपको चेक यही करना है कि अगर रिलेशन में ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो हर हाल में ए कॉमा सी भी चाहिए। यानी ये देख लो, कह रहा है कि रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर। अगर रिलेशन में A1 A2 है, A2 A3 बिलोंग्स टू आर, यानी पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का पहला, ये कॉमन है, तो हर हाल में पहला और तीसरा का एक रिलेशन मिलना जरूरी है A1 A3 का, यानी A1 का A3 से रिलेशन मिलना जरूरी है। बात समझ में आई? जरा चेक करो एग्जाम्पल के जरिए। चलिए मान लो कि मेरे पास एक रिलेशन है 1 5 3 5 5 2 3 2। क्या कहते हो इसे? जरा ध्यान से देखो, क्या ये रिलेशन तुम्हारा ट्रांजिटिव है? बोला सर 1 5, सर 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? बोला हाँ सर है। सर देखो ये 5 से एंड हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, सर ये दोनों, तो 1 5 5 2, तो किसका रिलेशन मिलना चाहिए? 1 2 का। 1 5 5 2 है तो 1 2 का रिलेशन। सर 1 2 कहीं नहीं है इसमें। बोला सर इसका मतलब है ट्रांजिटिव नहीं है। एक भी मिसिंग हुआ, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग टू आर बट ए सी डजंट बिलोंग टू आर, इन दैट केस इट विल नॉट बी ट्रांजिटिव। बोला नहीं सर, इसमें मान लो हमने एलिमेंट्स को घुसा लिया, हमने कहा सर 1 5 5 2, तो 1 2 भी आ गया। सर अब ट्रांजिटिव है क्या? बोला चेक करते हैं। 1 5 5 2 1 2, 3 5 5 2, यहां पे भी देखो शुरू ये भी एंड ये भी एंड, तो 3 2, सर 3 2 भी है। बोला जरा आप देखो कि क्या कोई भी एलिमेंट है जिसका एंड 2 से हो रहा हो? बोला सर एंड 2 से और शुरुआत 1 से। बोला 5 का 5 से हो गया सर,
टू का सर कोई भी नहीं हो रहा स्टार्ट टू से, टू का सर हो रहा है सर नहीं हो रहा है, टू एंड स्टार्ट टू कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब अब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जहां पे रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको सिर्फ सेट के एलिमेंट देखना है कि सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं। अगर मान लो सेट में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए। रिलेशन सेट के अंदर 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके अलावा भी कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 5 तो जरूरी होने चाहिए, राइट। साइमेट्रिसिटी के लिए क्या है, साइमेट्रिसिटी के लिए सिंपल ये देखना है, उसमें सेट का एलिमेंट नहीं देखना है, केवल रिलेशन के अंदर पेयर देखना है। अगर पेयर ए और बी का है तो उसका मिरर इमेज यानी बी ए भी मिलना चाहिए, राइट। राम राम है तो मरा भी मिलना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा साइमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव में भैया हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को 2 ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसमें पहले एलिमेंट का एंड दूसरा वाला यानी सेकंड कोऑर्डिनेट और दूसरे वाले का पहला कोऑर्डिनेट इक्वल हो। तो अगर ऐसा मिल जाए यानी किसी एक एलिमेंट का सेकंड क्वाड्रेंट किसी दूसरे एलिमेंट के पहले क्वाड्रेंट के बराबर, तो पहला दूसरा क्वाड्रेंट और पहला क्वाड्रेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पहला और आखिरी से एक रिलेशन मिलना चाहिए। यानी ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी अगर रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में मिलना जरूरी है, तभी जाकर के हम ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर एक ही ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसमें ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, लेकिन उसका ए सी रिलेशन में नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए एक एक एलिमेंट का चेकिंग करना जरूरी है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो अभी हम चूंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, इसलिए सारी चीजें एक बार ग्रैब कर लो, फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व जब कराऊंगा तो सारी चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। भाई अब आ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। सर 3 रिलेशन तो करा दिया, अरे 5 करा दिया भैया, 5 कराया। सबसे पहला कौन सा कराया, बोला सर एम्प्टी रिलेशन, जिसका जो किसी के लिए ट्रू नहीं होता, जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होते। यूनिवर्सल रिलेशन जो सबके लिए ट्रू होता है, सबके लिए ट्रू होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे सब के सब रिलेशन के सदस्य होंगे, राइट। इन दोनों को क्या कहते हैं, जरा फिर से रिकॉल करो, इन दोनों का क्या नाम दिया था, इन दोनों का नाम दिया था हमने, सॉरी, इन दोनों का क्या नाम दिया था, ट्राइवियल रिलेशन, राइट। तो 2 रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये हमने सीख लिया और इनको कहते क्या है, ट्राइवियल। अब इसके बाद क्या सीखा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, सेट के एलिमेंट्स को देखना है। जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर हैं उनका खुद से रिलेशन मिलना चाहिए। यानी अगर मान लो हमारे सेट के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमें 2 रिलेशन के अंदर ए और बी भी मिलना जरूरी है। अगर सेट के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमें सेट रिलेशन के अंदर ए बी बी सी सी मिलना जरूरी है। यानी खुद से रिलेशन मिल गया तो रिफ्लेक्सिव। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में क्या पढ़ा, बोला सर ए बी मिल रहा है तो बी ए भी मिलना चाहिए रिलेशन के अंदर। यानी हमें सेट के एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, सेट में चाहे मर्जी कितने भी एलिमेंट हो, उसका कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है रिलेशन के एलिमेंट्स। रिलेशन के अंदर ए बी है तो रिलेशन के अंदर बी ए भी मिलना जरूरी है। कम टू द नेक्स्ट, अगला ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, बोला इसमें भी किसको देखना है, सेट के एलिमेंट को, बोला नहीं सर रिलेशन के एलिमेंट को। रिलेशन में अगर कोई भी एक एलिमेंट ए बी है, दूसरा एलिमेंट अगर बी सी है, यानी पहले वाले का सेकंड यानी सेकंड कार्टेशियन और दूसरे एलिमेंट का या कोई और एलिमेंट का पहला कार्टेशियन सेम है, तो पहला और आखिरी वाले को मिलाकर के एक और एलिमेंट्स मिलना चाहिए। यानी ए बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू ए, तो डेफिनेटली ए सी बिलोंग टू ए भी होना चाहिए रिलेशन में, राइट। तब क्या कहेंगे उसे, ट्रांजिटिव। अब सबसे मजेदार, ये 3 चीजें आई, आपसे क्वेश्चन सिर्फ एक किया जाएगा, कहा जाएगा फाइंड दैट वेदर योर रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। सो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब पूछा एक चीज जाएगा, चेकिंग 3 चीजों की करनी होगी।
पूछा जाएगा कि फाइंड आउट दैट वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन और नॉट. In that case, what you have to do? You have to check that whether this relation is reflexive or not, symmetric or not, or transitive or not. Sir, अगर मान लो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या उसे इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं कहेंगे. तीनों सही होगा, तीनों ट्रू होगा, तभी उससे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे. A relation is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric as well as transitive. Is it clear? Come to the next. अगले पे आते हैं. ट्रांजिटिव. इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे. इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे. क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई भी सेट दिया जाएगा, रिलेशन का डेफिनेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि फाइंड आउट दैट वेदर इस इक्वेशन इज रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट. कम टू द नेक्स्ट. अगले पे बात करते हैं. अगला, अब हम बात करने जा रहे हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन. डोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे. तीन टर्म्स हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए जब भी हम सेट की बात कर रहे होते हैं, रिलेशन की बात कर रहे होते हैं, फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं. तीनों ही चीजों में हम लोगों को तीन बातें ध्यान रखनी है और वो बातें क्या क्या है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. राइट. तो अभी हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं? रिलेशन के रिस्पेक्ट में. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशन के रिस्पेक्ट में. तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है समझो. कहा गया कि एक रिलेशन आर ए टू बी है, तो आर क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये तो पहले ही बता दिया, एक ही लाइन में समझाया कि भाई सिर्फ याद रखो कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट. तो हमारे पास अगर एक रिलेशन है ए टू बी, तो रिलेशन होगा क्या? सबसेट होगा. किसका? ए क्रॉस बी का. क्लियर है? ओके. तो कह रहा है कि इफ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट इन आर इज कॉल्ड डोमेन. मतलब सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? भाई रिलेशन आर बना रहे हो, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लो ए कॉमा 1, ए कॉमा 3, ए कॉमा 5, बी कॉमा 2, मान लो इतने ही एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये रिलेशन का एलिमेंट्स है. भाई सेट ए क्रॉस बी का ये एलिमेंट्स का सबसेट है, इसे हम रिलेशन कहते हैं. कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट. भाई जब कोऑर्डिनेट लिखते हो किसी पॉइंट का, तो एक्स कॉमा वाई लिखते हो, तो एक्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट और वाई को सेकंड कोऑर्डिनेट. तो कह रहा है कि ये जो पेयर बना हुआ है ना, इस सब में फर्स्ट ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सबका सेट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर एंड रिटेज एज डोमेन आर. तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस रिलेशन का डोमेन बताओ, तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे डोमेन ब्रैकेट के अंदर आर इज इक्वल टू सेट. अब कौन कौन से एलिमेंट्स जरा देखो. सर ए है, क्या मैं 3 बार ए लिखूं? जवाब है नहीं सर, सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीटेड फॉर्म में लिखना नहीं होता. 3 बार है, एक ही बार लिखो. फिर और क्या है? बी है. दैट्स ऑल. समझ में आया? बात क्लियर है? तो जब भी आपसे डोमेन की बात की जाए, तो आप इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं याद रखोगे, सिर्फ दिमाग में रखोगे कि डोमेन का मतलब है रिलेशन के अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट. डोमेन का मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इतना ही याद रखो. डोमेन का मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट. रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे, तो रिलेशन के एलिमेंट्स में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट्स है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे. कम टू द नेक्स्ट. डोमेन के बाद बात होगी हमारी रेंज ऑफ रिलेशन. रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है भाई? लेट आर बी ए सेट फ्रॉम ए टू बी. वही पुरानी बात कि भाई ए टू बी हमारा रिलेशन है एक. ठीक है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी पे एक रिलेशन है, तो आर क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सर अगर मैं बोल दूं कि आर बी ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तब क्या होगा? बोला आर इज सबसेट ऑफ क्या होगा? ए टू बी होगा. बोला नहीं, तब क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए. तो ये ध्यान रखना, ए टू बी अगर रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का सबसेट, बी टू ए रिलेशन है तो बी क्रॉस ए का सबसेट. चलिए, तो फिलहाल ये बात क्लियर है. तो अभी कह रहा है कि भाई अगर आर हमारे पास रिलेशन है, तो उसका रेंज क्या होगा? तो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स. सर रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स था, वो सब के सब क्या कहलाया? डोमेन.
और सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाया? रेंज। कहानी खत्म, लंबा चौड़ा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे भी याद कर लो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ऐसे याद रख लो कि सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? डोमेन। एंड सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। अगर इतनी बात याद रख ले तो कभी भी नहीं भूलोगे कि भाई हमारे रिलेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट डोमेन, सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट रेंज। कहानी खत्म। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट डोमेन, सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट रेंज। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो एग्जांपल है हमारे पास, आर दे दिया हमारे पास 1a 2a 3 3 4 2, चलो इतने सारे एलिमेंट दे दिए। कहा बताओ भैया इस रिलेशन का रेंज बताओ। तो लिखते कैसे हैं? रेंज ऑफ रिलेशन को हम लिखते हैं रेंज और ब्रैकेट के अंदर आर, आर मतलब रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या क्या है भैया? कहा गया सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट पहला एलिमेंट बोला ए, दूसरा भी ए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरा 3, चौथा 2, बस और तो कुछ नहीं है। तो 8 3 2 ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे रेंज ऑफ द रिलेशन। रेंज समझ में आया? सिर्फ एक छोटा सा बात याद रखोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट डोमेन, सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट रेंज। कहानी खत्म। चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कोडोमेन। सर कोडोमेन क्या होगा? डोमेन से छोटा होगा क्या? बोला अरे बाप रे, कंफ्यूज मत होना, याद रखना डोमेन जो है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, रेंज हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन गलती से ये मत समझना को मतलब छोटा, डोमेन मतलब वही फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है ए टू बी, तो आर तो सबसेट होगा ही ए क्रॉस बी का, लेकिन इंटायर सेट ऑफ बी इज कॉल्ड रेंज। इंटायर सेट ऑफ बी, बी किसको कहते हैं भाई? जिसका रिलेशन मान लो सेट ए है, ये सेट बी है और ए टू बी रिलेशन है। ए टू बी क्या है? रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन है। तो ए वाला क्या कहलाता है? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डोमेन। इनको कहते हैं डोमेन। और इनका इनके साथ जो रिलेशन बनता है, इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको ये वाले को इनको क्या कहते हैं? रेंज। जिनका रिलेशन है सिर्फ उन्हीं को रेंज कहते हैं, सबको रेंज नहीं कहते हैं। जो एलिमेंट्स हमारे सेट बी में सेकंड कोऑर्डिनेट में ए से रिलेटेड हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेंज। लेकिन कह रहा है कोडोमेन, तो कोडोमेन कह रहा है सेट ऑफ बी इज कॉल्ड डोमेन, यानी पूरा का पूरा बी के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी, रिलेशन इज इक्वल टू 1 ए 2 बी 3 सी, बस इतना ही है। थोड़ा बदल देते हैं, 3 बी, बस इतना ही है। तो भाई अब जरा बताओ इसमें कि डोमेन ऑफ रेंज क्या होगा, रिलेशन क्या होगा? तो डोमेन का मतलब क्या सिखाया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इस रिलेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3, यानी पूरा आ गया 1 2 3। रेंज पूछे तो क्या बताओगे? रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? बोला रेंज का मतलब सर सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है? ए है, बी है, तो 2 बार लिखे बी? बोला नहीं सर, एक ही बार लिखो, ए कॉमा बी। इज इट क्लियर? बोला सर कोडोमेन बताओ। कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा भाई? मैंने कहा इसमें कुछ नहीं देखना है, इंटायर सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसके कम बन जाएंगे। तो बी का एलिमेंट क्या क्या है? ए बी सी, तो ए बी सी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन, राइट?
बात समझ में आई? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डोमेन का मतलब रिलेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट्स का सेट। कोडोमेन का मतलब, सॉरी रेंज पहले कर लेते हैं। रेंज का मतलब रिलेशन के सेकेंड कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट्स का सेट, और रेंज का मतलब पूरा का पूरा सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब उनका सेट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ में आई। अगर आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। कम टू द नेक्स्ट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता हम लोग जवाब नहीं दे पाते। हम लोग मोस्टली रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, लेकिन एक रिलेशन है जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इसको मिस कर देते हैं, छोटा सा पॉइंट, आइडेंटिटी रिलेशन। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम है। नहीं, दोनों अलग अलग है। इसको समझना बड़ा जरूरी है भाई। डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखना, दोनों ही रिलेशन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेट, अपने सेट को देखो, सेट को देखो, सेट का एलिमेंट अगर 1 2 3 है तो भाई साइमेट्रिक रिलेशन क्या कहता था? साइमेट्रिक रिलेशन कहता था कि सेट में अगर 1 2 3 3 एलिमेंट हैं तो रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अगर 1 1 2 2 3 3 है तो साइमेट्रिक है। उसके अलावा कुछ हो चाहे नहीं, उससे कोई लेना देना साइमेट्रिक रिलेशन को नहीं है। साइमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन था जिसमें अगर सेट ए में जो भी एलिमेंट है तो उसका उससे ही वाला रिलेशन मिलना चाहिए। सेट ए में मान लो 5 3 2 है तो 5 5 3 3 2 2, ये तीन एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में मिलने चाहिए, साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। उसके अलावा और कुछ भी है तभी भी चलेगा, नहीं है तभी भी चलेगा। लेकिन बात आइडेंटिटी रिलेशन की, जिसको हम लोग आई ए से भी इंडिकेट करते हैं। Identity relation on a set A is called identity relation if every element of set A is related to itself only। ये वर्ड पे मैंने यहां पे मार्क किया है, only। यानी हमारे पास अगर एक सेट A है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू, जिसमें कंपोनेंट एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3, तो इसे साइमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी रिलेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइमेट्रिक रिलेशन के लिए हमने क्या कहा कि सेट के एलिमेंट को देखो, सेट में जितने एलिमेंट्स उनका खुद से खुद का रिलेशन है। बोला सर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 यहां पे अवेलेबल है, साइमेट्रिक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कह रहा है कि खुद का खुद से रिलेशन तो होगा, उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होगा। सर खुद का खुद से है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोला इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। मींस साइमेट्रिक रिलेशन में खुद का खुद से रिलेशन के अलावा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में खुद का खुद के रिलेशन के अलावा कोई भी कंपोनेंट नहीं हो सकता। राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल ले लूं। सपोज करो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 है और रिलेशन ये मान लो 1 करे, रिलेशन 2, रिलेशन 2 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है। क्या कहेंगे आप इसे? सर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, खुद का खुद से रिलेशन है, लेकिन एक सर एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां पे आया हुआ है 1 2, 1 2 भी आया हुआ है सर। 1 2 के आ जाने की वजह से अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा, लेकिन क्या है साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है? बोला ऑफ कोर्स साइमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि साइमेट्रिक रिलेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। इज इट क्लियर? ओके, तो इसलिए साइमेट्रिक रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए तो बता ही चुका हूं मैं कि भाई ये रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ देयर इज रिलेशन ऑफ द एलिमेंट टू इटसेल्फ। यानी ए ए बी बी सी सी है, 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 है, तो वो क्या है? साइमेट्रिक है। राइट? साइमेट्रिक के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन साइमेट्रिक के साथ साथ उसमें एक रिस्ट्रिक्शन जोड़ दिया जाए कि
केवल और केवल वही एलिमेंट होना चाहिए जिसका खुद से रिलेशन है, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन ऑल रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव को तो आइडेंटिटी कह सकते हो, सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन को तो हम लोग रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी कह नहीं सकते, जरूरी नहीं है। कंडीशन देखना पड़ेगा। क्या कंडीशन? सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अलावा, यानी खुद का खुद से रिलेशन के अलावा अगर कोई भी और एलिमेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला इक्विवेलेंस क्लास। थोड़ा सा ये चीज समझने में लोगों को दिक्कत आती है, इसको आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्या है इक्विवेलेंस क्लास, समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो याद रखो, इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन दोनों में फर्क है। दोनों दो चीजें हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या बताया? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब खुद का खुद से वाला भी एलिमेंट वाला रिलेशन हो, ए बी है तो बी ए भी हो, और ए बी है बी ए बी है ए बी है बी सी है तो ए सी भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे इक्विवेलेंस क्लास की बात करने जा रहे हैं। बोला इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? तो पहली बात यह याद रखो कि इक्विवेलेंस क्लास केवल और केवल उसी रिलेशन का होगा जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। इक्विवेलेंस क्लास केवल उसी रिलेशन का निकलेगा जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, उसी का इक्विवेलेंस क्लास निकलता है। इक्विवेलेंस क्लास किसका होता है? इक्विवेलेंस क्लास होता है एलिमेंट्स का। इक्विवेलेंस क्लास किसका होता है? सेट के एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास होता है। कैसे होता है, क्या होता है, सारी बातें समझाने जा रहा हूं, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ध्यान से देखो, कह रहा है कि लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले कंडीशन क्या बता दिया कि रिलेशन कैसा होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ऑन सेट ए। एक रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है सेट ए के ऊपर। कह रहा है कि ए एक एलिमेंट है किसका? सेट ए का। सेट ए का एक एलिमेंट है। मान लो हमारे पास सेट ए है 1 2 4, 3 एलिमेंट्स। तो कह रहा है कि भाई हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। हमारे पास रिलेशन कैसा होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है तो सेट ए के हर एलिमेंट का, देन किसी भी एलिमेंट की बात करें 1 2 4 किसी की बात करें, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए। मान लो हम बोल रहे हैं कि भाई 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स बताओ, 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स बताओ। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, राइट। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोलूं कि भाई 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे और बताएंगे बताओ। इसका मतलब होगा आई एम आस्किंग अबाउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। मैं बोलूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बताओ, तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा? 2। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेट ए के कोई भी एलिमेंट्स को लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वी आर आस्किंग टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट ए के उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा है। और इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है? सर इक्विवेलेंस क्लास उस एलिमेंट के साथ जितने भी उसी सेट के एलिमेंट्स रिलेटेड हैं उनका सेट होता है, राइट। क्या कहा जा रहा है कि इफ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन देन ऑफ सेट ए एंड ए बिलोंग टू ए, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are related under the relation R is called equivalence class। मतलब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स का सेट जो ए से रिलेटेड है उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। जरा एग्जांपल के जरिए और बेहतर समझेंगे हम लोग। पहले तो ये समझ लो कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये वाला चीज। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा कोई भी एलिमेंट का
एलिमेंट लिख करके पूछा जाए व्हाट, तो समझ जाना क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा है। इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलेगा, ये वाला पॉइंट जरा याद रख लेना। कह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंस क्लास ये सेट है, किसका सेट है, एक्स का। सेट किसका, इक्विवेलेंस क्लास एक्स का, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, मतलब ये एक्स कहां है, एक्स ए सेट ए में बिलोंग करने वाला है, ऐसे बिलोंग करने वाला है कि एक्स ए जो रिलेशन है, रिलेशन का एलिमेंट दिखाया गया कि एक्स ए बिलोंग टू बार, यानी जो एक्स की बात कर रहे हो कि एक्स का सेट बनाने वाले हैं हम, उसका ए के साथ रिलेशन है, यानी एक्स इज रिलेटेड टू ए, जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा है, जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा है, हकीकत में वो उस एलिमेंट से रिलेटेड होगा। एक्स किसका एलिमेंट है, सेट ए का। तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लो। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं कि इफ आई एम आस्किंग द, सपोज हमारे पास जो एलिमेंट है यही वाला है, तो हमने पूछा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब क्या है, इस सेट ए के उन एलिमेंट्स का सेट, उन एलिमेंट का सेट जो कि रिलेटेड है किससे, इन्हीं एलिमेंट से। मतलब 1 का पूछा जाए तो 1 का रिलेशन जिसके जिसके साथ होगा, जिसके जिसके साथ होगा, वो सब क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस 1। क्लियर है। तो हर एक सेट के, एक सेट जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन का है, एक सेट जो इक्विवेलेंस रिलेशन का सेट है, उस रिलेशंस में हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होता है, राइट, हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होता है। फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। पहली बात, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। भाई दो एलिमेंट्स हैं, एक सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है, अब दोनों एलिमेंट्स का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा या तो बिल्कुल अलग अलग होगा, डिसजॉइंट होगा, आपस में कोई मैचिंग नहीं होगी, या फिर कॉमन होगा। दो ही बात याद रखना कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू एलिमेंट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। और तीसरी बात याद रखना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 4 यहां पे लिया है, सारे एलिमेंट्स का अगर इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिया जाए और उनका यूनियन कर लें, तो जानते हो क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल सेट मिल जाएगा, होल सेट मिल जाएगा। ये तीन बातें याद रखना है। पहली बात, अगर एक रिलेशन है हमारा, कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जो सेट है, जिसके ऊपर वो हमारा सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है, उस सेट के हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होता है। और ये इक्विवेलेंस क्लास हर एक एलिमेंट का जो होता है, वो या तो बिल्कुल डिसजॉइंट होता है, अलग अलग होता है, या एकदम सेम होता है, कॉमन होता है। और तीसरी बात, जितने भी एलिमेंट्स है सबका इक्विवेलेंस क्लास का अगर यूनियन ले लें तो हमें अपना ओरिजिनल सेट मिल जाता है। क्लियर है, ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं, इसको एग्जांपल के जरिए समझते तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, लेकिन ये बातें पहले दिमाग में बिठाओ। क्या बात दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि भाई किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंस क्लास पूछा गया तो याद रखना कि भाई उस सेट के हर एलिमेंट का, कौन से सेट के, जिसके ऊपर रिलेशन है, उस रिलेशन वाले सेट के हर एलिमेंट का सेट बनाना है। मतलब हर एलिमेंट का बना दो पूरा सेट ए, बोला नहीं, जिसका रिलेशन है। अब रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, पहला वाला एलिमेंट क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट होगा जिसका सेट बनाने जा रहे हो, और दूसरा वाला एलिमेंट जिसका इक्विवेलेंस क्लास। यानी अगर हम यहां से पूछे इस वाले सेट में, सपोज करो हम पूछे कि हमारे पास सेट ए बराबर 1 2 3 4 है, और हम पूछें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, तो इसका मतलब हमारे पास रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट देखेंगे, जो कि 4 कहां आना चाहिए, 4 आना चाहिए दूसरे वाले पे। मान लो हमारे पास रिलेशन जो डिफाइन किया गया, रिलेशन है हमारे पास, सपोज करो 1 2 2 3 3 4, ऐसा मान लो है। तो हम कौन सा देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि हमारे सेट का सेकंड एलिमेंट 4 होना चाहिए।
रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट 4, सेकेंड एलिमेंट 4 और उसके साथ जो रिलेटेड है, तो हमारे पास इस वाले में मान लो और एक ले लेते हैं, 1 4 भी ले लेते हैं। अब यहां पे देखो तो कौन कौन सा हो गया, यहां पे 4 रिलेटेड 3 से भी है, 4 रिलेटेड 1 से भी है, तो 3 and 1 क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंस क्लास। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, इक्विवेलेंस क्लास जब भी निकालने जा रहे हो तो क्या याद रखना है कि इक्विवेलेंस क्लास, सबसे पहली बात तो क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो क्या करोगे, इक्विवेलेंस क्लास आपके दिए हुए सेट के एलिमेंट का ही बनता है, राइट। कैसे बनता है कि भाई पहला एलिमेंट जिस सेट के एलिमेंट्स आप लेने जा रहे हो, चूज करने जा रहे हो वो, और दूसरा एलिमेंट जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकलना है, वो दोनों रिलेशन में होना चाहिए। यानी x अगर 0 का, अगर मान लो कि एलिमेंट 5 है उसका निकालना है तो x, 5 बिलोंग टू R होना चाहिए। बोला नहीं मेरे को 10 का एलिमेंट 10 का निकालना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख के दिखाता हूं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। अगर मैं कहूं ऐसा कि 5, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x, 5 बिलोंग टू R वाले सारे एलिमेंट्स। बोला नहीं सर मेरा है 2, तो इसका मतलब x, 2 बिलोंग टू R होना चाहिए, राइट। तो जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है उसे अपने रिलेशन वाले में किसके पोजीशन पे रखोगे, बाद वाले पोजीशन पे, और पहले वाले पोजीशन पे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है वो हकीकत में सेकंड क्वाड्रेंट है। जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट के सारे एलिमेंट का सेट बना लो, वो होगा इक्विवेलेंस क्लास। बात समझ में आई, जरा समझते हैं। एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन। मानते हैं कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट ए। सेट के एक एलिमेंट डिफाइन करके रखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। गिवन बाय रिलेशन, रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन क्या दिया हुआ कि भाई रिलेशन है हमारा a कॉमा बी सच दैट, यानी a इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, b इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस में a में क्या हो रहा है, a कॉमा बी। कैसा है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यानी a माइनस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट करके जो आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, वही हमारे रिलेशन का एलिमेंट होगा, राइट। जरा देखते हैं, हमने कहा कि आर ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, बिल्कुल सही वही बात। तो भाई पूछ रहा है कि बता दो मेरे को कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5, इसमें मेरे को 0 का इक्विवेलेंस क्लास बता दो, इसका इक्विवेलेंस क्लास बताओ इसका। तो हमने क्या कहा, 0 का इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है, तो हमने क्या कहा था कि भाई 0 को क्या बनाओगे, 0 को क्या बनाओगे, सेकेंड एलिमेंट x, 0 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यही मैंने सिखाया। x, 0 का पूछ रहा है इक्विवेलेंस क्लास, तो 0 को सेकंड क्वाड्रेंट बना लो, x, 0 शुड बिलोंग टू योर रिलेशन। अब देखो इसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, x, 0 बिलोंग्स टू, तो x, 0 बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, x, 0 बिलोंग्स टू R हो रहा है रिलेशन में ये चीज। अगर ये हो रहा है तो x का मतलब क्या है a, और 0 का मतलब क्या है b, यानी x माइनस 0 क्या होना चाहिए, x माइनस 0 डिवाइड होना चाहिए किससे, 2 से। यही तो कह रहा है कि 2 डिवाइड्स a माइनस b, यानी 2 डिवाइड्स x माइनस 0, तो 2 डिवाइड्स x माइनस 0 हो रहा है। अगर 2 डिवाइड्स x माइनस 0 हो रहा है तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स x होगा, x माइनस 0 इज x। इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 डिवाइड्स x के कौन कौन से एलिमेंट 2 से डिवाइड होने वाला है, देखो अपने सेट में 0 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा सर, 0 तो सबसे डिवाइड हो जाता है। 1 बोला नहीं होगा सर, 2 बोला हो जाएगा सर, 3 नहीं होगा सर, 4 हो जाएगा सर। तो x के जगह पे क्या क्या आया, 0 2 4। और हमने यही तो कहा कि भाई रिलेशन के वो एलिमेंट्स जो हमारे दिए हुए इक्विवेलेंस क्लास वाले एलिमेंट से रिलेटेड हो, वो सबके सेट को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 2 4। बात समझ में आई, इज इट क्लियर। अगर मान लो यहीं पे पूछ दिया गया होता कि भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ, तब क्या करते भाई, क्या कहते 0, 1
बिलोंग टू आर। 0,1 बिलोंग टू आर का मतलब क्या हुआ? बोला सर 0,1 टू बिलोंग टू आर का मतलब होता है कि भाई ए के जगह पे, एक्स के जगह पे ये और 1, यानी x माइनस 0 के जगह पे क्या कहते हैं? x माइनस 1। 2 डिवाइड्स x माइनस 1, क्या कहते हैं? 2 डिवाइड्स, 2 जो है x माइनस को 1 को डिवाइड करना चाहिए था। 2 डिवाइड्स x माइनस 1। अब जरा देखो, अब यहां पे अगर 0 रख लें, किसके जगह पे? x के जगह पे, x के जगह पे 0 रख लें तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 रख ले तो हो जाएगा, तो 1 आ गया पहला वाला। 2 रखे तो नहीं डिवाइड होगा। 3 रखे तो 3 माइनस 1 2 डिवाइड हो जाएगा। 4 रखे तो नहीं होगा। 5 रखे तो हो जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1 3 5। तो सिर्फ इतनी बातें अगर याद रख लेते हो, अगर सिर्फ इतनी बातें याद रख लेते हो कि भाई जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछा गया, जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास पूछा गया है, उस एलिमेंट को आप अपने रिलेशन के सेकंड क्वाड्रेंट पे रख लो और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई भी वेरिएबल ले रहे हो, वो एक्स आपके सेट ए के एलिमेंट्स के लिए आएगा। तो जो भी एक्स कॉमा जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछा गया उस एलिमेंट का रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, वो सारे एलिमेंट उस वाले एलिमेंट्स के क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो भाई आज रिलेशंस में इतने ही टॉपिक हैं। इतने टॉपिक को अगर अच्छे से आपने समझ लिया है तो रिलेशंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। राइट? तो अब हम आगे जब नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शंस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। फंक्शंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग रिलेशन और फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। राइट? तो एक बार पूरी तरीके से रिकॉल कर लीजिएगा आप रिलेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को और फिर ही जाकर के आप प्रॉब्लम्स लगाना बैठिएगा। और प्रॉब्लम्स नहीं लगे तो डेफिनेटली विल टेक द हेल्प ऑफ वीडियोस। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।